नमस्कार दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुत पेचीदा है, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे हमारी जो और राजनीति होती है उसके बनिस्बत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समय के साथ बहुत तेज़ी से बदलाव होता है। अभी इजराइल और ईरान की जो घटनाएं हैं वो दुख भी देती हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होने वाले बदलावों की तरफ संकेत करती हैं। हम इस पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे, डिस्कशन के साथ मेरे साथ हैं डॉक्टर योगेश फोगाट, जो मेरे यूजुअल कंपेनियन हैं। आमतौर पर हम 2-3 वीडियो में आ चुके हैं, तो उसके साथ हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे व्यूज़ और जो प्रेजेंट स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा और किधर चीज़ें जा रही हैं, जो भी रिसोर्सेज से हमें जो समाचार और अखबारात से या दूसरी चीज़ों से जो मिल रहे हैं उनमें से कुछ ऑथेंटिकेटेड होते हैं, कुछ ऑथेंटिकेटेड नहीं होते। योगेश भाई, डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल, ईरान इजराइल और इजराइल कन्फ्लिक्ट, इसको आप किस कंटेक्स्ट में देखते हैं? और मतलब सवाल मेरा ये है कि इस कन्फ्लिक्ट की जो जड़ है बिल्कुल वो क्या है? ये जड़ तो यही है कि जो इजराइल है वो ईरान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट देखता है कि भाई हमारी जो वेरी एग्जिस्टेंस के लिए ये एक बड़ी रुकावट है, या ये लगा लो कि एक बड़ी धमकी है कि भाई हम यहाँ पर रहते हैं इजराइल के अंदर। ईरान यदि पावरफुल हो गया, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया, तो ये हमारे लिए एक एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है और बिल्कुल नियर बाई है। तो वो एक उसको एग्जिस्टेंशियल डेंजर के रूप में देखता है। और जो ईरान है वो इजराइल को उसके देखता है कि जो गजा के अंदर जो जेनोसाइड है जो हो रहा है, वो इजराइल इसमें देखता है कि इसमें ईरान का हाथ है। वो हमास वगैरह को बहुत ज़्यादा समर्थन देता है, उनको हथियार सप्लाई करता है। डॉक्टर साहब देखो, किसी एक भी दूसरे को अक्यूज करते हैं, किसी भी कन्फ्लिक्ट में, और पर्टिकुलरली जो देशों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उसके कुछ कारण जो है ना डीप रूटेड होते हैं, हाँ डीप और रूटेड, कुछ इंस्टेंटेनियस होते हैं जिसको तात्कालिक कारण हम बोलते हैं। तात्कालिक, बिल्कुल। मुगल, जैसे हम पढ़ते हैं टू हिस्ट्री टाइप्स में, होते हैं। मुगल एम्पायर के गिरने के तात्कालिक कारण कुछ तात्कालिक होते हैं। हाँ, ये तात्कालिक है। हाँ, ये जो है तात्कालिक है, हमास, गाजा पट्टी या वाट एवर जो भी है। हाँ, और मेरे अनुसार डॉक्टर साहब, ये जो ईरान और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है, ये संसार का सबसे पुराना झगड़ा है, पुराना झगड़ा है। आइडियोलॉजिकल झगड़ा है। हाँ, ये तो है, इसकी रूट्स। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एंथ्रोपोलॉजिकल जो एथनिसिटी है, उसका भी झगड़ा मुझे नजर आता है। चीजें तो वही से शुरू हुई है। आपने जैसे बहुत सही शब्द एग्जिस्टेंशियल जो थ्रेट की जो आपने बात करी, हाँ, कि हाँ। एक दूसरे के अस्तित्व को ही वो लोग मतलब सहन नहीं कर रहे, हाँ, मिटाना चाहते हैं एक दूसरे को। तो इसकी रूटेड जो है ना, वो जो ये यहूदी मुस्लिम का जो कन्फ्लिक्ट है पुराना, उसको समझे बिना कोई भी व्यक्ति इस कन्फ्लिक्ट को अगर सुपरफिशियली देखेगा तो वो इसको समझ नहीं पाएगा। फिर तो नहीं समझ पाएगा, रूट्स की तरफ जो यरूशलेम है, हाँ, वो कन्फ्लिक्ट का केंद्र है। हाँ, और अब्राहम ग्रुप ऑफ जो रिलीजन है डॉक्टर साहब, उसमें अब्राहम का मतलब है कि वो लोग एक, जैसे हमारे यहाँ मूर्ति पूजा या जो एक आकार का जो है उसको नहीं, वो निराकार की बात करते हैं। बिल्कुल। तो ये डीप रूटेड वो है, ये तात्कालिक कारण है हमास अब्राहम। हाँ, ये दे बोथ आर सन्स ऑफ अब्राहम, सन्स ऑफ अब्राहम, दे आर हैविंग द सेम लीनिएज। बिल्कुल। अब एथनिसिटी की, जैसे मैं अभी पढ़ रहा था डॉक्टर साहब, तो एथनिसिटी जो ईरानियन एथनिसिटी है, बिल्कुल, वो एक सेपरेट है और अरेबियन मूल दूसरा है, डिफरेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब जैसे 1948 में आफ्टर दी, जब इसकी एग्जिस्टेंस शुरू हुई इजराइल की, भाई आप देखेंगे कि हिटलर वाला जो जीनोसाइड था ना, हाँ, यहूदियों का, मुझे यूं लगता है, हाँ, कि देखो आज हम मीडिया में जब देखते हैं तो किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, वो एग्जेजरेट कर देते इश्यूज को, एग्जरेट कर देते हैं। तो हिटलर का जीनोसाइड इतना नहीं था, उसको बढ़ा चढ़ा के इसलिए पेश किया गया क्योंकि उन्होंने इजराइल को बनाना था, हाँ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इजराइल।
आप बेलफोर्ड एक एग्रीमेंट है, बेलफोर्ड हाँ 1917 का, 1917 बेलफोर्ड। का बेलफोर्ड। हाँ बिल्कुल। उस बेलफोर्ड जो अकॉर्ड है, एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में फॉर्मेशन ऑफ इजराइल की बात की गई है, यानी कि हाँ। 1917 में तय हो चुका था कि इजराइल बनेगा। इजराइल बनेगा, बिल्कुल। ठीक है। हाँ उसके बाद बनाने के कारण होते हैं डॉक्टर साहब, हाँ। मुझे आपको स्थापित अगर कहीं करना है बिल्कुल। तो जो वहां पे ऑलरेडी स्थापित है उसके दिमाग में आपके प्रति सहानुभूति किसी न किसी तरीके से मैं आप उसके दिमाग में बिठाऊंगा, डालना पड़ेगा। हाँ तो वो बाद में इतिहास की बातें हैं कि उन्होंने पैलेस्टीन में बैठे, वो वही सारी हाँ। चीज हुई। अब ये सारी चीजें जो हो रही हैं, हाँ। तो ये तो झगड़ा इनका बहुत पुराना है। ये सब जमीनें तो जो इजराइल आया था, जमीनें तो उन्होंने धीरे धीरे ली हैं। हाँ। एकदम 1900 से ही जो 20th सेंचुरी थी उसी से स्टार्ट कर दिया था ज़मीनें लेनी वहाँ पर। जी। धीरे धीरे ज़मीन उन्होंने जो है बाकायदा उन्होंने खरीदी है यहूदियों ने। हाँ। और धीरे धीरे एक प्लान के तहत ही उनकी जो है ना उन्होंने अपना एक्सपेंशन करा है उधर। देखो एकदम से तो यहूदी से देश देखो नहीं डॉक्टर बना। साहब, मैं 2-3 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, शायद आपने भी देखा होगा। हाँ वो है तो उसका एक फिल्माइजेशन, हाँ, कि एक फिल्म की तरह है। जब पहली बार यहूदी जो है ना वो यूरोप में पर्टिकुलर इटली, इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब फिलिस्तीन आना शुरू हुए, हाँ फिलिस्तीन आना शुरू हुए, हाँ दे स्टार्टेड कमिंग। तो फिलिस्तीनियों ने उनका स्वागत किया अपने भाइयों की तरह। हाँ दे वेलकम दे वेलकम वार्मली और उन्होंने जमीनें भी दी उनको, सब कुछ दिया। हाँ। सब कुछ दिया। हाँ। अब धीरे धीरे ये बहुत लेट की बात है कि वो एस्टेब्लिश होने के बाद उन्होंने फिलिस्तीनियों को वो एक लंबा इतिहास है, वो हमारा वो उस समय नहीं, उस समय शायद पैलेस्टीनियंस के दिमाग में ये नहीं आया कि ये किसी प्लान के तहत आ रहे हैं। वो भोले लोग थे। नहीं भोले लोग थे वो, बकरी वगैरह रखते थे, बकरियां भेड़ उनके। अब ये बात कही जा रही है कि भाई बहुत पहले, कोई 1000 साल पहले, हाँ जो यरूशलेम था दैट वाज द प्लेस फॉर यहूदीज। हाँ। तो वो तो अपने वो बाद में बिखर के ये हाँ। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। एक पायस प्लेस थी यहूदियों के लिए। हाँ, तो वो उसका कोई वो नहीं है। खैर ये आए, सारी चीज हुई। अब इसका जो इजराइल बना उसके बाद उसने आसपास के सब इलाकों को, आप देखोगे इजराइल के आसपास के जितने भी देश हैं हाईली डिस्टर्ब हैं। हाँ। सीरिया जैसी लड़ाका कौम डिस्टर्ब है, स्टेबिलिटी नहीं है उधर। कुर्दिश, लेबनान, हाँ। सारी चीजें वहां पे अलग अलग एथनिसिटी जो है एक्चुअल में है ना। इसके लिए आपको ऑटोमन जो एम्पायर है ना सर, हाँ ऑटोमन एम्पायर को पढ़ने के बाद आपको सारी चीजें समझ में बिल्कुल बिल्कुल उधर से ये जो है ना उसका विभाजन जो हुआ। हाँ, तो जो साथी भी इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना चाहते हैं, इसके मूल को समझना चाहते हैं, वो ऑटोमन एम्पायर से शुरू करेंगे। वो ये लगा लो कि वहीं से स्टार्ट हुआ कि ये सारा डीप रूटेड है उधर। हाँ, ये जो पूरा खित्ता है ना, उर्दू में एक शब्द है खित्ता डॉक्टर साहब, ये पूरा जो इलाका है वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। और ये लगा लो कि जो यहूदी इजराइल नहीं, ये जो इजराइल और ईरान नहीं, जॉर्डन के अंदर, सीरिया के अंदर जो भी डिस्टर्बेंसेज है या कुर्दिस्तान का जो मामला है, इन सभी को आप समझ पाओगे यदि आपने वहाँ से स्टार्ट करा। जी। तो एक दूसरा डॉक्टर साहब ये है, चलो ये तो हमारे इन साथियों के लिए ये बहुत। हाँ। और कोशिश करेंगे कि हमारे इस डिस्कशन को एक सीक्वेंस के रूप में हम आपके साथ भी किसी एक मुद्दे का। अब डॉक्टर साहब जो बात थी कि ईरान को इतना कमज़ोर, इजराइल ने जैसे गाजा पट्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया, आसपास के इजिप्ट को कह दिया, सब जेनोसाइड कर दिया, सारा सब कुछ कर दिया, उसको जो आज के हालात है ना, आपको क्या लगता है कि इजराइल के लिए ये था कि भाई ईरान को मैं जाऊंगा, अटैक करूंगा और उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। हाँ। लेकिन अब लग रहा है कि ईरान जो है, ईरान ने जिस प्रकार से मिसाइलों का प्रयोग किया, ड्रोन्स का प्रयोग किया, बिल्कुल बैलिस्टिक मिसाइल्स उनके पास, हाइपरसोनिक भी हैं, तो अब स्थिति थोड़ी सी इजराइल को ही लगता है। तभी तो नेतन्याहू साहब ये कह रहे हैं ना कि भाई ट्रम्प को बार बार वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आओ, इनवाइट कर रहे हैं उनको हमले में शामिल होने के लिए। तो वाज इट अनएक्सपेक्टेड फॉर इजराइल? आपका क्या सोचना है? मेरा तो ये सोचना है कि भाई ईरान को लगा कि भाई इजराइल को लगा कि भाई ईरान एक कमज़ोर देश है और उसको अटैक करेंगे और अपनी जो बात है उसको मनवा कर हम इनको जो है ना हमला करके इनको मनवा लेंगे, प्रेशराइज करेंगे इनको हमला करके, और अटैक्स में इनको ज़बरदस्त नुकसान होगा। परंतु जैसे ईरान ने रिटेलिएट किया है वो ज़बरदस्त है, और इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम ईरान कि वो इस प्रकार से रिटेलिएट करेगा। आंखें खोल देगी, इस आई ओपनिंग रिटेलिएशन कह सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत एस्टोनिशिंग फैक्ट है, और मैं तो खुद हैरान हूँ बिल्कुल कि इंडिया जो है इस कंटेस्ट में इंडिया ने एज ए कंट्री और ना तो इजराइल का समर्थन किया है ना ईरान का समर्थन किया है, दोनों ही
एक तरह से इंडिया के कंपेनियन हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर आप देखोगे ना तो कुछ इजराइल के साथ लगे हुए हैं, कुछ ईरान के साथ लगे हुए हैं। बिल्कुल, हाँ, दोनों साथ लगे हुए हैं। हाँ, अलग अलग भाई जो, क्योंकि यहूदीज फंडामेंटलिस्ट टाइप ही हैं, वो अपने धर्म में भी ज़्यादा किसी को नहीं एंटर करने देते। हाँ, तो जो इस देश की फंडामेंटलिस्ट लॉबी है, हाँ, दैट इज बैकिंग इजराइल। हाँ, वो एक तरह से, लेकिन एक ग्रुप भी है, वो छोटा है, बड़ा है, और हाँ, पर्टिकुलर नॉर्थ इंडिया में, हाँ, जो जो ईरान को वो करता है। हाँ, ईरान को करता है, और जो नॉन मुस्लिम है, ओ, ये आपने जो अलग बात नॉन कही। मुस्लिम है और अपनी एथनिसिटी के अकॉर्डिंग ईरानियन पीपल को अपने ज़्यादा नज़दीक मानता है, कि जो हमारा जो से कि हम एक नस्ल के हैं। नहीं, ये तो ईरान के लोग भी कहते हैं कि कल्चरली कल्चरली और बिल्कुल। एथनिक रूप से हम नॉर्थ इंडिया का एक के नज़दीक हैं। तो ये आप कैसे कह रहे हो कि वो नज़दीक हैं? आप ये लगा लो कि जैसे जो पर्शियन जो सभ्यता है, उसके वहाँ पर भी हमारे जो मटके हैं, जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, और पाकिस्तान का लोथल चौर हमारा गुजरात का है, और पाकिस्तान का मोहनजोदड़ो है, वहाँ से भी पुराने टाइम के अंदर भी 2-2,500 5,000 साल पहले भी जो व्यापार होता था वहाँ पर, आपके जो पर्शियन जो सभ्यता थी उसके अंदर वहाँ से जो खुदाई हुई है, वहाँ यहाँ के मटके पाए गए, यहाँ के जो बर्तन हैं मिट्टी के वो पाए गए हैं उधर काफ़ी, और वहाँ की जो मोहरें हैं पर्शियन की वो यहाँ पाई गई। अच्छा, मैं बीच में व्यापार होता था एक कल्चरली, तो देखो हम इनके साथ थे, इसमें कोई है कि नहीं? मैं एक बार और बताता चलूं हाँ। आपको। मेरे एक मित्र हैं, मलेशिया गए थे। अच्छा, आपकी तरह गोरे चिट्टे ये है, और मैं डॉक्टर साहब, अगर आपको भी मलेशिया प्लेन से उतरोगे ना आप, हाँ, हाँ, तो टैक्सी वाले आपसे डेफिनेटली ये पूछेंगे कि आर यू फ्रॉम ईरान। अच्छा, वो मेरे फ्रेंड जब वहाँ पे गए, अच्छा, और जब वो वहाँ पे एयरपोर्ट से बाहर निकले और उन्होंने टैक्सी में गए, तो हाँ। जैसे एक कन्वर्सेशन में उसने टैक्सी वाले ने पूछा हाँ, कि सर आर यू फ्रॉम ईरान? उसने कहा नहीं भाई, मैं तो इंडिया से हूँ। हाँ, तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे क्या है कि इंडिया में देयर इज सो मैनी एथनिक ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स, डाइवर्सिटी बहुत है, डाइवर्सिटी है, बहुत डाइवर्सिटी। जबरदस्त डाइवर्सिटी। तो ये आपने बताया मोहनजोदाड़ो के साथ, और ये जो आपने मटके की बात करी, हाँ। फिर दूसरा जो ये एथनिक ग्रुप है ये है हाँ। कल्चरली। दूसरा मैंने एक और चीज़ देखी, मैं देख तो सोशल मीडिया पे रहा था उस बात को, बिल्कुल, कि उनके रीति रिवाज भी जो ईरान के हैं शादियों के जैसे हैं। और ये हाँ, ऐसा ये है जो इधर। ये जो पूरा इलाका है ना, जैसे हाँ। आप इधर से चले जाओ, आप अगर मिडिल ईस्ट की तरफ जाएंगे तो पाकिस्तानी पंजाब हो तो बिल्कुल हमारे जैसा ही है। वो तो हमारा जैसा है बिल्कुल, वो पता ही नहीं चलता। बलूच, ईरान और हमारे बीच में बलूच लोग रहते हैं। हाँ, बलूच हैं। तो बलूचिस्तान में बलूच के रीति रिवाज सारा इस पूरे इलाके की, वहां तक आप अप टू ईरान तक, ईरान तक, हाँ, आगे फिर ईरान आ ही जाता है। हाँ, बलूचिस्तान के बाद अगला ईरान है। हाँ, ईरान है, तो ईरान के वहां तक जो है बिल्कुल, वो एक ही प्रकार की चीजें हैं, चीजें हैं। और डॉक्टर साहब एक आपने माइग्रेशन भी उधर से हुआ एक है। आपने जो मोहनजोदड़ो की बात की ना, जो हमारे हिस्ट्री में जो ये आर्यन रेस की जो बात की जाती है, और आपने पर्शियन शब्द यूज किया, बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आर्यन की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए गए हैं उसमें, हाँ। तो मैं गलत नहीं तो ये बताया कि मैं गोरा रंग, सुतवा नाक, हाँ, ठीक है, हाँ, ये पूरा का पूरा कैरेक्टर पर्शियन में भी है और ये इंडियन आर्यन में भी है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये है, इसमें ठीक है, कोई शक नहीं। उनके जो ट्राइबल सिस्टम है वो सारी चीज़ें। तो क्या अब वो मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि लोग ईरान का, हालांकि उसमें कुछ एक सेगमेंट ये भी हो सकता है कि लोगों को ये भी लगता है कि भाई इजराइल जो है ना, जैसे उसने गाजा में अत्याचार किए, दादागिरी पे उतरा है, तो कुछ हाँ। वो उसमें एक वो ग्रुप भी शामिल है जो ईरान में सपोर्ट, ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना उनके ऊपर आरोप है। हाँ। कि भाई आप ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट किया है जिन्होंने इजराइल के अंदर अटैक किए हैं, जैसे हमास का सपोर्ट किया है पैसे फाइनेंस करके उनको, या फिर उनको हथियार सप्लाई करके, या रॉकेट्स लॉन्चर सप्लाई करे। ऐसा इजराइल ने माना है कि ईरान इनको सपोर्ट करता है। देखो डॉक्टर साहब, वो तो आरोप तो सद्दाम हुसैन के ऊपर भी बायोलॉजिकल वेपन्स के, केमिकल वेपन्स के लगे थे, वो कहीं नहीं मिले। कहीं नहीं ये मिले। तो आप, ये तो बड़ा वास्ट एक्विजिशन है ईरान के ऊपर, हाँ, ये तो- कि भाई आप यमन के हुतीज को समर्थन करते हो, आप लेबनान के हिजबुल्लाह को करते हो, या जो भी वहाँ पे सीरिया की करते हो, ये सब चीज़ों को करते हो। ये तो बाद में जो रूपर्ट मर्डरक है उसने भी तो माना कि हमने एक पूरा सिस्टम जो है ना, इस प्रकार का ओरा क्रिएट किया था, एक माहौल क्रिएट किया था कि जिससे हम
इराक को झूठे तौर से वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन या मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स रखने का आरोपी बनाया, हमने एक माहौल बनाया नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और मिला कुछ नहीं। ये तो मीडिया, तो ये भी तो हो सकता है ईरान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से बात कही जा रही है अमेरिका की तरफ से कि रिजीम चेंज करेंगे हम, ये जो आयतुल्लाह अली खुमैनी ही हैं, इनको हम, क्योंकि बहुत लंबे समय से देखो खुमैनी साहब जब ये 1980 के बाद जब ईरान इराक कॉन्फ्लिक्ट चला तो उसके बाद से वो उस पे हैं गद्दी पे, इस्लामिक क्रांति के वाहक हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तो एक लास्ट में एक और चीज़ है कंटेस्ट, इसमें एक और चीज़ आ गया, अभी हमारा कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ है, तो इसमें जो पाकिस्तान का जो रोल है वो समझ में नहीं आ रहा। मैं मेरी पूरी बुद्धि के बावजूद भी देखो, लगता है कि वो कभी कहता है हम ईरान के साथ हैं, अब कल ही खबर आई वो मीडिया पे कितनी सही है उस बात का पता नहीं, कि भाई वहाँ के जो टॉप आर्मी के चीफ हैं आसिफ मुनीर, और आसिफ मुनीर साहब व्हाइट हाउस में ट्रंप साहब के साथ लंच किए हैं। तो अगर ट्रंप के साथ उन्होंने लंच किया है तो क्या ये कन्फ्लिक्टिंग, मतलब एक बार ईरान को बैक कर दिया इजराइल के साथ, मतलब वो रोल समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट विल हैपन। तो क्या व्यूज हैं आपके? ये इसके व्यूज ये है सर कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो इधर तो ईरान है, इधर इंडिया है, इधर चाइना है, तो पाकिस्तान के चारों तरफ, अभी इंडिया भी न्यूक्लियर पावर्ड है, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब है, और चाइना के पास भी है, और इधर ईरान के पास भी यदि न्यूक्लियर पावर्ड ईरान हो जाए तो पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसका जो वेस्टर्न जो पड़ोसी है, उसका नेबर है, उसके पास न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो हो, क्योंकि चारों तरफ से गिर जाएगा वो। तो पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है, इधर अच्छे रिलेशंस पाकिस्तान के ईरान के साथ भी। इसमें डॉक्टर साहब एक एंगल अमेरिका का भी है, अमेरिका इस पूरे इलाके को स्टेबिलिटी देना नहीं चाहता, और पाकिस्तान को एक टूल की तरह यूज कर रहा है। टूल की तरह देखो पाकिस्तान का उपयोग ईरान के विरुद्ध भी है, उसकी नजर में पाकिस्तान की मजबूरी है, और पाकिस्तान का फाइनेंशियली डिस्टेबलाइज हो चुका है कंप्लीटली। यदि अमेरिका उसका मान ली सपोर्ट नहीं करेगा तो वो कभी भी बिखर सकता है। दूसरा, पाकिस्तान जो है एक टूल की तरह इंडिया के विरुद्ध प्रयोग कर सकता है, वो पाकिस्तान को कल चाइना के विरुद्ध प्रयोग कर सकता है, अमेरिका कर रहा है उसको पाकिस्तान, और ईरान के विरुद्ध प्रयोग कर रहा है। वो पाकिस्तान की मजबूरी ज्यादा नजर आती है। लेकिन अब इसमें ये है कि जिस प्रकार ट्रंप साहब ने कहा कि भाई आप अनकंडीशनल सरेंडर, हमने एक्स के ऊपर उनकी वो देखी एक पोस्ट देखी, और ईरान को कहा कि भाई अनकंडीशनल सरेंडर, और जो इनके सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खुमैनी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भाई सरेंडर का तो मतलब ही नहीं है, वी विल फाइट इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टांस। और ये भी डॉक्टर साहब, ये इतनी बड़ी, आज तक मुझे नहीं लगता कि संसार में किसी भी नेता ने इतनी बड़ी बात की होगी कि अगर अमेरिका भी आता है तो भी हम रिटेलिएट करेंगे। और इवन बल्कि मैं तो एक वो खबर देख रहा था जिसमें आयतुल्लाह खुमैनी ने या उनके किसी लीडर ने ये कहा है कि भाई अगर अमेरिका इस पर हमारे पर अटैक करता है तो वो तैयार रहे, उसके जितने भी बेसिस हैं, अमेरिका ने यहाँ इस मिडिल ईस्ट में काफ़ी बेसिस हैं, वो आपके जैसे कतर है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है। हम पहली बार देख रहे हैं कि जो हमारे देश में ये नैरेटिव फैलाया जाता है कि मुस्लिम सब साथ हैं, अरेबियन मुल्क के देश ईरान के साथ नहीं है। हाँ, वो नहीं है उनके बीच में। तो उस नेता ने ये कहा कि भाई आपके जो भी बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, उनमें ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास उनके फौजी हैं अमेरिका के। तो किसी लीडर ने कहा, आई डोंट द नेम ऑफ दैट लीडर, कि भाई आप 50,000 ताबूत भी लेकर के आए। फिर ये ऐसा है, मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा और बताना चाहूँगा मेरे नज़रिए से, वैसे भी चीज़ें चली हुई है कि अब जो अमेरिका है आपका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो अविजित नहीं रहा, और आप रिपोर्ट्स पर गौर करोगे तो उनके पास जो वेपन्स हैं जो लड़ने के, युद्ध के, वो वेपन्स बिल्कुल पुराने हो चुके हैं, उनका मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रहा है, और जो नए वेपन्स हैं, जो मॉडर्न वेपन्स हैं, दैट हैव बीन डेवलप्ड बाय ईरान, टर्की और जो चाइना है, वो उनके कम जो है उनसे कमतर है अमेरिका के पास। मैं अब ये कह सकता हूँ। डॉक्टर साहब, टर्की का आपने नाम लिया, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। टर्की का रोल क्या है, क्योंकि आज के दिन जो एर्दोगन साहब हैं वो अपने आप को जो ऑटोमन एम्पायर के जो खलीफास से उस नजरिए से वो देखते हैं, वो खलीफा के रूप में देख रहे हैं। उसका रोल हम अपने आप को एस्टैब्लिश करूंगा, उसका रोल हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन हैरत की बात मतलब ये है कि ईरान ने इतने अच्छे तरीके से रिटेलिएट किया है। जबरदस्त। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर साहब आप आए।
दोस्तों हमारा ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इस पूरे इसमें तबसरा लगा लो आप, इंट्रोडक्टरी है। वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग ऑन दिस मैटर। आप लोगों को कैसा लगता है, हमारी कोई अगर कमी लगती है आप उसको भी बेखौफ बताएं, और हमारी कोई चीज़ लगती है तो उसको अप्रिशिएट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। नमस्कार।